ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अब ऊंची आवाज़ में बात की ना तो गवर्नमेंट ने किसी की नहीं सुननी, बल्कि हुकूमत इस वक्त इतनी सख्ती के मूड में है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सख्ती सहाफ़ियों के लिए हो रही है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए हो रही है, ऑपोजिशन के लिए हो रही है, या वाकई ही इस तरह के जो कवानीन लाए जा रहे हैं वो आम लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। अब एक नया कानून आया है, कानून है जी पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026, बिहेवियर बिल भी जिसे कहा जा रहा है। और इसमें यह कहा गया है जी झूठी मालूमात, गलत मालूमात, सोशल मीडिया या इश्तियाल अंगेज़ मवाद, अवाम में खौफ व हिरास पैदा करना, रियासती रिट को चैलेंज करना, किसी को गाली देना, किसी भी मुखालिफ को बुरा कहना, किसी जानवर को मारना, यानी जितने भी बैड बिहेवियर्स हैं ना उस पर आपको ऐसे सज़ा होगी। आपका जो है वो पासपोर्ट ब्लॉक करने की हुकूमत के पास जो है वो अथॉरिटी मौजूद होगी, इदारों के पास मौजूद होगी, जो भी मुतल्लिका इदारे हैं। आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है, आपकी शनाख्ती कार्ड महदूद हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा, फ्रीज़ कर दिया जाएगा, आपके डिजिटल आलात जब्त कर लिए जाएंगे। आप जितने भी मोबाइल हैं, गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ हुकूमती इदारा अपने पास रख लेगा। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने और हत्ता कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाने की सिफारिश भी की जा सकती है कि पता चले ये बंदा कब कब कहाँ कैसे जा रहा है। अब स्पीकर साहब नाराज़ हो गए कि भाई ये कौन सा आप लोग बिल ले आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये बिल के बारे में हो क्या रहा है। जब इस पे पहले अभी वो खंबे वाला मसला हल ही हुआ है, अभी उस पर बात होना बंद हुई है। वो शिजा फातिमा साहिबा जो बिल लाई थी, जो कि ऐवान से तो पास हो गया, कौमी असम्बली से, उस वक्त वहाँ पे सब सो रहे थे, सैनिटर्स कुछ जाग रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये क्या करने जा रहे हैं आप, यानी कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आएगी आपको कहेगी भाई 1 महीना है निकलो अपने घर से, और आप निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद शोर मचा और फिर उसकी जो है वो वजाहतें आना शुरू हो गई कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, हो गया तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में जुर्माना होगा। अब ये जो नया बिल आया है, अब ये समझ से बाहर है कि किसी खास कम्युनिटी को, जैसे मैंने पहले कहा कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई आम लोगों के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, फिर सबसे ज़्यादा पाक जो है ना वो असेंबली फ्लोर है, चाहे वो नेशनल है या फिर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। सबसे पहले वहाँ पर ऐसे स्पेशल बिल्स आने चाहिए कि असेंबली फ्लोर पे बैठ के या फिर खड़ा होकर कोई इंसान किसी को जलील नहीं करेगा। हुकूमत के अपने मिनिस्टर्स वहाँ पे खड़े होकर गालियाँ निकाल रहे हैं, जूते लहराते हैं आप लोग वहाँ पे आपको किसी की इज्जत का, किसी का ख्याल नहीं आता। ना आपके पासपोर्ट कोई बंद करता है, ना आपके आईडी कार्ड कहीं पे जब्त होते हैं, ना आपके असासे फ्रीज होते हैं। आपके लिए तो सब कुछ ओपन है, आप जिसको मर्जी जो मर्जी कर। वो कहते हैं जिन्ना दे कारदाने उन्होंने दे कमले भी सियाने, यानी हुकूमत के अगर आपके पास कुर्सी है तो सब कुछ आपका है, कुर्सी नहीं है फिर कुछ भी आपका नहीं है। बात कर लेते हैं जी, काजी अहमद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं आप सूबाई असम्बली पंजाब के। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी नाराज़गी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ कि ये बिल किस किस के लिए आ सकता है। सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि इस तरह के बिल्स तो पहले से मौजूद हैं, इस तरह के कवानीन पहले से मौजूद हैं, तो अब ये नए कवानीन, नई अमेंडमेंट्स लाने की क्या ज़रूरत है? टारगेट कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें पहले तो 3 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जी। नंबर 1 तो ये है कि इस बिल की सबसे बड़ी अभी तो जो एक आप कह लें कि उसमें एक लीगल फ्लॉ आ चुका हुआ है, वो ये है कि कोई भी बिल जब वो असेंबली में आता है डिपार्टमेंट से निकल कर, तो उसकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो स्पीकर असेंबली के पास जाता है। ठीक। और स्पीकर असेंबली जो है वो उसको अलाउ करते हैं कि जी बिल्कुल अब आप इसको जो है हाउस में ले कर सकते हैं। फिर जब वो ले होता है, फिर ले होने के बाद वो कमेटी को भेज दिया जाता है और फिर वो फाइनल रीडिंग के लिए हाउस के पास आता है। तो लिहाजा जो पहला स्टेप था वो ही नहीं लिया गया। कल स्पीकर साहब ने लाइलमी का इजहार किया और अपने स्टाफ को उनकी बड़ी सरजनिश की और कहा कि आई एम टेकिंग एन एक्सेप्शन टू दिस। तो ये तो पहले तो स्पीकर साहब को देखना पड़ेगा कि इस हवाले से उन्होंने अपने स्टाफ से क्या सवाल जवाब किए हैं, और आया ये कोई होशियारी की गई है, कोई उनको बाईपास करने की कोशिश की गई है, या क्या रीजन है। नंबर टू ये है कि आपने बात की कि असेंबली के फ्लोर पे, तो देखें सिद्रा, असेंबली के फ्लोर पे तमाम मेंबर्स के पास एक प्रिविलेज होता है। यकीनन देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसमें आप जजेस के ऊपर बात नहीं कर सकते, आप और भी कुछ ऐसे सब जुडिस मैटर्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, एंड चंद एक और ऐसी चीजें। उसके अलावा जो है वो मेंबर्स के पास प्रिविलेज मौजूद है, वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बिल आता है या नहीं आता, दोनों सूरतों में ये हाउस में बैठे मेंबर्स को किसी हवाले से भी अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो ऑपोजिशन के हों या चाहे वो गवर्नमेंट के हों। काजी अहमद साहब, तीसरी बात
आप असेंबली फ्लोर पे किसी को हरेस करें, आप हेट स्पीच करें, आप नाम ले लेके जो है वो ऐसे ऐसे नारे लगाएं, इजाजत है? कोई कानून नहीं रोकेगा। नहीं, ये प्रिविलेज मौजूद है जी मेंबर्स के आईने पास। पाकिस्तान की किताबें उठाकर आप लोग जो है वो उसकी बेहुरमती करें और ऐसे ऐसे आप सिग्नल से इशारे दें, वो सब कुछ इसका मतलब है इजाजत है? तो फिर सबसे पहले इस कानून को बदल लेना चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए ना, गैर पार्लिमानी कोई जेस्चर है जिसे आप इशारा कह रही हैं, जी जी। गैर पार्लिमानी कोई लफ्ज है, ये दोनों सूरतों में काबिल कबूल नहीं है हमारे रूल्स के मुताबिक, ठीक, और असेंबली के जो रूल्स हैं और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स जो हैं, तो लिहाजा ये तो बिल्कुल इसको तो डिस्कस करने का फायदा ही कोई नहीं, बिकॉज ये चीजें बड़ी क्लियर हैं और इसमें प्रेसिडेंसेस भी मौजूद हैं जहां पे स्पीकर ने उसके ऊपर लोगों को सस्पेंड भी किया है और स्पीकर ने उसके ऊपर लोगों को टेम्पररी सस्पेंशंस भी दिए हैं और स्पीकर्स ने लोगों को हाउस से बाहर जाने का भी कहा है, सार्जेंट एट आर्म्स को कहा है कि जी इनको बाहर छोड़कर आए हाउस से। तो मैं समझता हूँ कि वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग, बट सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिल है, ये जब अभी तो चले एक वैसे ही वो डिस्प्यूट में आ चुका हुआ है, बट जब वो हाउस में आता है और अगर वो एक्ट बनने जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? सही, मैं ये समझता हूँ, देखिए, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मेंबर ऑफ पंजाब सिटीजन या एज मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली, जो आपके क्राइम्स हैं जिसमें गैम्बलिंग है, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन है, जिसमें आपकी डकैतियां हैं, जिसमें आपकी ऑनलाइन हरेसमेंट है, जिसमें आपके साइबर क्राइम्स मौजूद हैं, ये एक लिस्ट है, उनकी तो खैर कोई भी मुखालफत नहीं करता, लेकिन जब बात आ जाती है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा बिहेवियर, तो उसमें तो देखें, सबसे पहले तो आपकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज, फिर उसके बाद आपके जर्नलिस्ट, ये डायरेक्ट अंडर अटैक आ जाते हैं। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई अनवांटेड कंटेंट जो कि हेट्रेड वहां पे फैला रहा हो, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हो, उस सूरत में आपने उसको एक बड़ी ब्लैंकेट अप्रोच के साथ इस बिल का हिस्सा बना दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप डेफिनेशंस दे रहे होते हैं तो वहां पे आप फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट्रेड इंफॉर्मेशन, इसको आप बकायदा डिस्क्राइब करें, और डिस्क्राइब करने के बाद ताकि बड़े क्लियर पैरामीटर्स मौजूद होने चाहिए कि एक शख्स जो है वो किस अंदाज में सोशल मीडिया के ऊपर बात करेगा और किसके खिलाफ करेगा। लेकिन इस तरीके से तो लिख देता है कि जी सुथरा पंजाब जो है उसमें करोड़ों और अरबों की करप्शन हो रही है, तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन कंसिडर करके क्या आप एक आम पाकिस्तानी की आवाज दबा देंगे इस कानून के तहत? अगर आपका टारगेट ये है कि आपकी गलत पॉलिसियों पे कोई बात ना करे, अगर आपका टारगेट ये है कि आपकी जो मिस मैनेजमेंट है, जो आपकी मिस फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, उनके ऊपर अगर कोई बात ना करे और आप उसको मिस इन्फॉर्मेशन में डालकर उनके खिलाफ एक्शन करें, तो फिर तो मैं समझता हूं कि ये बिल जो है ये आपको वापस गोरे के जमाने में लेके जा रहा है, कॉलोनियलिज्म में लेके जा रहा है, जहां पे एमपीओ का इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन उस टाइम एमपीओ का इस्तेमाल किसी और अंदाज में होता था, आज किसी और अंदाज में हो रहा है। काजी अहमद साहब, एक तो ये जितने भी आपने पॉइंट बताए हैं बिल्कुल कि क्या किसी खास कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ आप किसी चौक चौराहे गली मोहल्ले कहीं पे खड़े हो जाए, वहां पे गाली देना तो कल्चर का हिस्सा बन चुका है, दूसरे को जलील करना तो कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब है कि आधे पाकिस्तान का पासपोर्ट या फिर आप उसका आईडी कार्ड तो खड़े खड़े ब्लॉक कर देंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट सर, ये इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जा रही है। इस तरह के मामला, डेफेमेशन के मामला हों या फिर दूसरे मामला हों, तो पहले अदालतों में जाते थे, इदारे मौजूद हैं, हर जो भी क्राइम होता है, चीज़ें होती हैं, अदालतें मौजूद हैं, मुतलका इदारे मौजूद हैं, लेकिन सर डीसी को इख्तियारात दिए जाएंगे, इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम फेल हो रहा है कि हम लोग कमेटियां बनाते जा रहे हैं, वो अपने तौर पे जो है वो फैसले करेंगे फौरी। देखिए, सिस्टम तो फेलियर की तरफ जा चुका हुआ है, जहां पे लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट की मौजूदगी में पैरा को आप ले आए, सुथरा पंजाब को ले आए, जबकि ये एम्बेड एलजीसीडी डिपार्टमेंट का है। इसी तरीके से आप सीसीडी ले आए सर पंजाब पुलिस पे, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी होते हुए आप सीसीडी को लेकर आ गए। तो टेक्निकली डिपार्टमेंटल कैनिबलाइजेशन तो इस हुकूमत ने शुरू कर दी हुई है, और ये मैं समझता हूं कि बड़ी तेजी से अपने ही एक बनाए हुए सिस्टम को अपने ही हाथों से उजाड़ने का एक बड़ी रफ्तार के साथ एक सिलसिला जारी है। इसी तरीके से इस बिल के तहत जो है
एक देखें इस बिल में जो सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है सिद्रा, वो ये है कि जुडिशियल ओवरसाइट है ही नहीं जी। सबसे पहले आपकी मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जिसको डिप्टी कमिश्नर हेड कर रहे हैं, फिर आप अपील में जा रहे हैं डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी जिसको कमिश्नर लीड कर रहे हैं, फिर आप प्रोविंशियल उसमें कमेटी में जा रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली आप ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। अदालत तो कहीं पे मौजूद ही नहीं है, और ना ही आपने बुनियादी हक ले लिया ना हमसे अदालत में जा सके। यस काजी साहब, इसका मतलब है कि जो शहरियों का बुनियादी हक है कि कोई भी मामला होता है, इवन के कोई इदारा भी होता है, तो उसके खिलाफ भी हम अदालत जा सकते हैं, हम रिट दायर कर सकते हैं कि फलां फलां इदारे ने हमारे साथ ये किया, फलां शख्स ने ये किया। लेकिन इस सारे सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो सजाओं में आती है कि आपको हक ही नहीं दिया जा रहा कि आप अदालत के दरवाजे तक भी पहुंचे। आई होप आई एम नॉट मिस कोटिंग, लेकिन आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ये पूरा बिल ही अल्ट्रा वायर्स है अपनी जुडिशियल ओवरसाइट के मिस होने की वजह से, और दूसरा जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, ये उसको भी डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। सो टेक्निकली देखें ये कौन सी हुकूमतें इस किस्म के बिल्स लेकर आती हैं, इनको ड्रैकोनियन लॉज कहते हैं। ये कोई पहली बार पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए, लेकिन ये क्यों आते हैं? ये तब आते हैं जब हुकूमत को ये पता हो कि अवाम उनके खिलाफ है, जब हुकूमत को पता हो कि मेजॉरिटी ऑफ दी पब्लिक मैंडेट इज अगेंस्ट देम। जमूर की जो उमंगे हैं उनकी तर्जुमानी ना पार्लियामेंट में हो पा रही है ना गवर्नमेंट में हो पा रही है, तो फिर गवर्नमेंट के पास रास्ता क्या रह जाता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए निकले तो उनको गोलियां मारो ताकि वो वापस बाहर निकलने की हिम्मत ना कर सकें, उन पे 780A की FIR दो। कहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है वो पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल होगा? वो तो दहशतगर्दों के लिए बनाया गया था। वो लोग जो निकलते थे और खुदकश हमले करते थे या आपकी इंस्टॉलेशंस पे हमले करते थे या मासूम लोगों को मारते थे, आज वो 780 PTI के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से ये यूनियन लॉ है, गवर्नमेंट नोज कि नीचे अवाम उनके साथ नहीं है, अवाम रोजमर्रा की बुनियाद पर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ लिख रही है, और उन लोगों के लिखने की वजह से सहाफी जो सो कॉल्ड और किसी हद तक जो इंडिपेंडेंट सहाफी हैं वो भी फिर उन चीजों को फॉलो करते हैं और उसी पब्लिक नैरेटिव को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों तबकों की आवाज को दबाने के लिए एक ड्रैकोनियन लॉ लाया जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम इसका असेंबली के फ्लोर पे भी मुकाबला करेंगे और असेंबली के फ्लोर के बाहर भी इसका मुकाबला करेंगे। अच्छा काजी अहमद साहब, अगर आपने कहा कि आप लोग ऑपोजिशन, ऑब्वियसली ऑपोजिशन को जितना भी टाइट कर रखा है, लेकिन ऑपोजिशन मौजूद तो है असेंबली फ्लोर में भी, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी मौजूद है और नेशनल असेंबली में। मैं हवाला देना चाहूँगी आपकी ही बात पे कि जो लास्ट बिल आया शिजा फातिमा साहिबा जो लेके आई, जो कि नेशनल असेंबली से पास भी हो गया, वहाँ पे भी तो सर ऑपोजिशन मौजूद थी ना, कोई क्यों नहीं बोला? या फिर असेंबली में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, बस साइन कर दिए, ठीक है बिल आ रहा है, ख़त्म। जहाँ पे हमारी मर्जी की बात नहीं होगी वहाँ पे जो है वो हम शोर मचाएंगे, और जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है हम चुप करके साइन कर देंगे कि ओके फाइन। सर वो ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन कोई नहीं बोला, सेनेटर्स बोले तो फिर पता चला कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ होने जा रही है। देखें सिद्रा, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस शख्स को नाली और गली पकानी चाहिए वो फारिग बैठा हुआ है, जिसको लेजिस्लेशन करनी चाहिए वो नाली और गली पका रहा है। यस। और ये सारा प्रोसेस इसी तरीके से चल रहा है। MPs आप देखें, आप हाउस में जो लेजिस्लेशन होती है 95% ऑफ द मेंबर्स डोंट इवन नो कि ये लेजिस्लेशन क्या हो रही है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और खास तौर पे सर 95% इन नेशनल असेंबली बात कर रहे हैं आप? मैं नेशनल प्रोविंशियल सारी असेंबलीज की बात कर रहा हूं कि 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि बिल में क्या है। और मुझे दुख इस बात का है कि चले ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, मैं हैरान होता हूं कि गवर्नमेंट में बैठे जो सबसे ज्यादा गले फाड़ फाड़ कर आयज कर रहे होते हैं और उस बिल की तस्दीक कर रहे होते हैं और उसके ऊपर अपनी रबर स्टैंप लगा रहे होते हैं, उनसे अगर आप खड़ा करके पूछें कि भाई बिल है क्या, तो उनमें से 95% ने वो पढ़ा भी नहीं होता। सिर्फ पार्टी की एक डायरेक्शन आ जाती है और उसके ऊपर वो सारे जो है वो आयस के नारे लगा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसको जो काम करना चाहिए काम कर नहीं रहा। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि गवर्नमेंट को ज्यादा पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जब भी कोई तरमीमी बिल आता है, कोई एक्ट आता है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि ऑपोजिशन को ज्यादा पता होना चाहिए। ऑपोजिशन के पास तो राइट है ना, वो क्वेश्चन मार्क लगाती है, वो तो ढूंढ रही होती है कहाँ पर लूप होल्स हैं, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, हर चीज को देखें, कौन सा नया कानून कैसे आ रहा है। इस पे सर किसी ने बात नहीं की, मीडिया की जानिब से इसको हाईलाइट किया गया,
डॉन की जानिब से, न्यूज चैनल की जानिब से, इस पेपर की जानिब से सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, उसके बाद इस पे बात होना शुरू हुई। सर सिद्रा, आपकी बात ठीक है, मैं आपके चैनल को इस पे खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। यू वर द फर्स्ट वन टू डू अ प्रोग्राम ऑन इट एंड यू वर द फर्स्ट वन टू ब्रेक दैट न्यूज, फिर उसके बाद फॉलोड बाय डॉन एंड देन अदर पेपर्स। देखिए, मैं यहाँ पे एक सच बोलूंगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आपने पीटीआई के तमाम एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स को तो कमेटी से विड्रॉ करवा दिया हुआ है। सही। वो वहां पे लेजिस्लेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो स्टेप होता है वो कमेटीज होती हैं, बिकॉज हर बिल ने नए होने के बाद कमेटी स्टेज में जाना होता है। तो चूंकि हम कमेटीज में नहीं थे तो हमें भी नहीं पता चल सका। अगर हम कमेटीज में बैठे होते तो शायद हम इसको वहीं पे फाइट करते और हम इसकी मुकम्मल तैयारी करते और हमें आपसे बहुत पहले इसको मीडिया में ले आते। तो ये एक बहुत गलत फैसला हमारी जमात की तरफ से हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि गलत फैसला तो हो गया, लेकिन उसको रिवर्स करने की भी किसी में हिम्मत ताकत नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आगे जब मैं चलता हूं तो फिर मैं कहता हूं कि अगर चले ऑपोजिशन इस हवाले से नाकाम हो गई तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आप जर्नलिस्ट को कि आप लोगों ने इसकी आवाज उठाई, तो खुशी इस बात की है कि चले कहीं से तो आवाज उठी। सिर्फ इस वक्त नहीं, बल्कि जो मैं शिजा फातिमा साहिबा आईटी का जो बिल आया था जिसके बारे में मैं पहले बात करी थी, मुतनाज़ बिल, वो भी रऊफ क्लासरा साहब ने सबसे पहले रिपोर्ट किया उसको। वो भी मीडिया की जानिब से बताया गया कि भाई कोई ऐसा बिल आ रहा है, ये गड़बड़ होने जा रही है। फिर बात होना शुरू हुई और सर ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 2 हफ्ते के दौरान ये दूसरा ऐसा मामला हो गया है। तो जो हमारे नुमाइंदगान हैं जिनको हमने वोट दिया है, जैसा आपने भी कहा कि 95% जो मेंबरान हैं उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी लेजिस्लेशन होने जा रही है। हाँ, उनको 28वीं तरमीम का सिर्फ पता होता है, उनको 27वीं तरमीम का पता होता है जहाँ पे उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिक के लिए क्या होने जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं आपसे पहले भी यही बात की थी कि कमेटी से निकलना बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सही। और ये गलत फैसला था और उसका खमियाजा जो है वो सिर्फ हमने नहीं भरना, उसका खमियाजा पूरी कौम ने भरना है। यस। तो मैं समझता हूँ कि इस पे नजरसानी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो एक्टिवली परसू करे अपनी लेजिस्लेशंस में और अपने एक ऑपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करे, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें कमेटीज में वापस जाना चाहिए। अदरवाइज ये गवर्नमेंट इस तरीके से बाईपास अपना काजी अहमद साहब, सर क्यों नहीं जा रहे फिर वापस कमेटीज में, क्यों नहीं सोचा जा रहा? क्योंकि हर बात का हल आखिर वो 1 साल बाद निकले, वो 2 निकले या वो 3 साल के बाद निकले, वो टेबल टॉक से सर हर मसले का हल निकलना है। जी, मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और हमारी पार्टी की क़यादत दे सकती है। ये मेरा ना इख्तियार है ना मैं इस पे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी आवाज बुलंद कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। सही। आपको लग रहा है कि सही चल रहे हैं आप लोग? आप अपना मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो दे सकते हैं ना कि कहाँ आपका किरदार इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोग निभाने में नाकाम हो रहे हैं एज अ पार्टी। मैं समझता हूँ सिद्रा के इस टाइम पे आप अगर देखें तो पंजाब असेंबली की ऑपोजिशन जिस लेवल का किरदार अदा कर रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सही। इतने मुश्किल हालात में जिस तरीके की ऑपोजिशन हम लोग कर रहे हैं, जिस यूनिटी के साथ कर रहे हैं, मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, हाफिज फरज साहब हमारे डिप्टी ऑपोजिशन लीडर हैं, इम्तियाज साहब हमारे वड़ैच साहब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनकी क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। हमसे 107 थे, अब हम तकरीबन 99 रह गए हैं और मैं समझता हूं कि हमने सांस चढ़ाया हुआ है हुकूमत को इस टाइम पार्लियामेंट के अंदर। कैसा सांस चढ़ाया है सर? मुतनाज़े बिल पे बिल आ रहे हैं और ये कैसा सांस आपने पब्लिक को सांस चढ़ाया हुआ है? हम सहाफ़ी जो है वो नजर रख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कहीं से कोई खबर निकालें। ऑब्वियसली आपको पता है सहाफ़ियों तक किस तरह से खबर पहुंचती है। हाँ, जिन लोगों के हाथों से होके गुजर रही है उनको पता ही नहीं है। आपने सर अवाम को, हुकूमत ने भी और ऑपोजिशन ने भी, दोनों ने मिलकर इस वक्त अवाम को सांस चढ़ाया हुआ है या मीडिया को। सियासत और सहाफत का जो है वो चोली दामन का साथ है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि अगर 100 में से 95 दफा ऑपोजिशन पार्टीज ने, पीटीआई ने इश्यूज को रेज किया और 5 दफा आपने किया, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो वही आना है जो पब्लिक की बेहतरी के लिए आना है। तो इसलिए ये कहना कि हम सोए में और सिर्फ सहाफत जागी हुई है, बहुत सारी जगहों पे जहां पे सहाफत को जागना चाहिए था, सहाफत वहां पे सट्टू पी के सोई हुई थी। ये एक अलहदा डिस्कोर्स है, इस पे आप अलहदा प्रोग्राम रख लीजिएगा तो मैं आपको साबित कर दूंगा कि कहां पे सहाफियों को जागना चाहिए था और कहां पे बात करनी चाहिए थी, जहां पे उन्हें चुप साध ली।
और कहां पे उन्हें बोलना चाहिए था और वो अपने हमें बहुत सारी जगहों पे जागना चाहिए था, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आपने भी हमें जागने नहीं दिया, और अब नून लीग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, तो अब फिर हमें सुलाने की कोशिश की जा रही है, और आपको इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। वरना हम तो जागना चाहते हैं, हम तो 24-24 घंटे जागना चाहते हैं सर। अगर सिद्रा हमने अपने दौर में जर्नलिस्ट को दबाया है या उनकी प्रोसिक्यूशन की है तो मैं समझता हूं हमने बड़ा गलत काम किया है। कोई भी पॉलिटिकल माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी वो इस तरीके से जर्नलिस्ट को दबाने में बिलीव नहीं करती। और हमारी तो वो जमात थी जो हुकूमत में बैठी हुई थी, और रात को जो प्राइम शोज होते थे आप लोग थकते नहीं थे ये कह कह करके महंगाई का तूफान, पेट्रोल किधर चला गया, बिजली किधर चली गई, और साहब मैं अभी भी इसी पे बात करती हूँ सर। चली गई। और आप वही साफी हैं कि हम सोचते ही रहते हैं कि कोई बोल तो पड़े कम से कम। अरे काजी अहमद साहब, फिर भी आप कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन हम लोगों ने की। मैं ये नहीं कहता कि हमने नहीं की होगी, अगर की तो गलत किया। लेकिन हमारे दौर में मुझे सर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन मेरे प्रोग्राम की अगर मैं बात कर रही हूँ, हम महंगाई पे भी बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों पे भी शोर मचा रहे हैं, जो जिम्मेदारी निभा सकते हैं वो निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर इस तरह के मुतनाज़ बिल अगर असेंबली तक पहुंचेंगे, अपोजिशन बात नहीं करेगी, हुकूमत बात नहीं करेंगी, सहाफ़ी बात करेंगे, तो फिर अपोजिशन के किरदार पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, कुछ और मामलात हैं उन पे बात करेंगे।